हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। अभी फ़िलहाल जो सायंकालीन 9 PM की जो क्लास होती है वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। जो पीवाई क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करवा रहे हैं और डिटेल्स जो है ये आंसर्स हम इनके साथ लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज है आप लोगों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा जरूर डाउनलोड करें ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकें। तो चलिए, आपके सामने आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2016 का है और इसके कुछ क्वेश्चंस अपन पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में हल करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज टर्म्ड इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथनी डी स्मिथ। एंथनी डी स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के रूप में, यानी कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उसके अलग अलग केंद्र हैं, इसको लेकर इन्होंने ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसकी अगर हम चर्चा करें, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जिनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिटाइंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएन ड्यूरिंग। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो पहले तो हम चर्चा करते हैं कि ये लाना ही क्यों पड़ा। कि देखो क्या होता था कि यूएनओ में जो शांति सेना की जिम्मेदारी होती थी, वो शांति सेना की जिम्मेदारी पहले जो इसका सुरक्षा परिषद जो अंग है उसको प्रदान की गई थी। लेकिन कई मामलों में जो इसके जो P5 राष्ट्र थे, जो स्थायी सदस्य थे, परमानेंट जो इसके सदस्य थे, ये अपनी मनमर्जी करते थे। ठीक है, किसी देश में सेना भेजने या नहीं भेजने में ये अपनी जो है वो भागीदारी महत्वपूर्ण निभाते थे और ये गलत तरीके से भी कुछ उसका उपयोग करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें, जब जो कोरिया संकट आया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोरिया संकट आया। तो कोरिया संकट के समय जो शांति सेना भेजनी थी, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तो महासभा ने क्या किया, एक प्रस्ताव लेकर आई जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। तो इस शांति के लिए एकता जो प्रस्ताव आया, इसके अंदर जो 3 नवंबर, पहले तो ध्यान रखना 3 नवंबर 1950 को ये प्रस्ताव आया था, जिसमें ये कहा गया कि अब महासभा भी इमरजेंसी में क्या कर सकती है, अपनी शांति सेना भेज सकती है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने इसका विरोध किया, तो जो अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसने निर्णय दिया कि यूएनओ का कोई भी अंग एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सभी अंग समान है। तो जो महासभा है वो भी क्या कर सकती है, सेना भेज सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ASEAN+3। ASEAN+3, तो आसियान जो संगठन है वो हम बात करें एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो राष्ट्रों का सहयोग संगठन है, इसी को ही आसियान कहा जाता है। पहले इसके 5 स्थायी सदस्य, शुरुआत में जो स्थायी क्या मैं कहूँ संस्थापक सदस्य थे वो, और 5 सदस्य इसमें बाद में जुड़े। तो टोटल जो 10 तो क्या है इसके रेगुलर स्थायी सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य में अगर हम शुरुआत की बात करें, टीम जो इसके संस्थापक भी हैं IPS, जो टीम IP और S, तो टी का अर्थ होता है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो ये 5 तो इसके स्थायी सदस्य थे, फिर बुर्नोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया बाद में इसके साथ जुड़े हैं। अभी आसियान ने क्या कर दिया, आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना की है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा ASEAN+1 है, यानी कि जो विकसित और विकासशील देश राष्ट्र हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं। तो इसी क्रम में जो एक शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, उसी को यहाँ पर ASEAN+3 नाम दिया गया। इसके अलावा हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें कि एक शैली का नाम आता है जिसे हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान शैली क्या है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। आसियान शैली क्या है, जो टकराव रहित मेल मिलाप की जो शैली है उसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भारत के साथ अलग से वार्ता करता है, अमेरिका के साथ वार्ता करता है, जापान के साथ वार्ता करता है। लेकिन अगर हम ASEAN+3 जो एक साथ 3 देशों की बैठक होती है, वो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो
सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स? तो अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये आप लोगों को टॉपिक मिल जाएगा, जो सुरक्षा के समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो दो प्रकार की सुरक्षा की वहां पर बात की गई है, एक तो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, और एक है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, अगर हम परंपरागत सुरक्षा के खतरों की बात करें तो कोई भी देश जो सैन्य हमलों से अपनी सुरक्षा करता है, सैन्य हमलों से जो सुरक्षा करता है उसे अपन परंपरागत कहते हैं। और जैसे मान लो इसमें कोई भी युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया या सैनिक विद्रोह हो गया, यानी कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना, ये क्या कहलाता था? परंपरागत। अब हम बात करें गैर परंपरागत की बात करें तो इसमें बात करते हैं संपूर्ण मानवता की सुरक्षा। संपूर्ण मानवता की सुरक्षा, तो संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के जो खतरे हैं वो अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग है, या जो ओजोन गैस में छेद हो रहा है वो है, या पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि हो रही है, या महामारी फैल रही है जैसे एड्स है, कोरोना है, ये जो वायरस हैं, जो बर्ड फ्लू है, तो ऐसी बीमारियां हैं, तो इनका जो है वो मुकाबला संपूर्ण विश्व के लोगों को करना होगा। ये संपूर्ण मानवता के लिए खतरे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर, देखिए क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सही है यहाँ पर, और मादक द्रव्यों की तस्करी भी सही है, आतंकवाद वगैरह भी अगर होता तो वो भी सही हो जाता, समुद्री लूटपाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यदि आपके कोई कमेंट हो तो आप हमें जरूर बताया कीजिए कि आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, बान की मून, काफी आपने नाम सुना भी होगा। बान की मून द यूएन सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बान की मून जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, एशिया महाद्वीप से थे, तो इनका संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया से ये यूएनओ के महासचिव बने थे। और अगर हम इनकी बात करें तो ये 2006 में यूएनओ के महासचिव बने थे। और 2017 से वर्तमान तक जो है एंटोनियो गुटरेस यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना कि जितने भी पेपर अपन ने हल किए हैं, हर पेपर के अंदर आप लोगों को यूएन का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन तो महासचिव को लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए? विच अमोंग द फॉलोइंग हैज सिग्न एनपीटी, नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी? तो इसके अंदर देखिए, भारत ने भी नहीं किए, पाकिस्तान ने भी नहीं किए, और इजराइल ने नहीं किए। ये किसने किए हैं? ये ईरान ने किए हैं। परमाणु प्रसार संधि क्या है? ये एनपीटी संपूर्ण विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो, और एक जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। इसलिए भारत ने क्या कर दिया, वैसे हालांकि 191 कंट्रीज ने लगभग यहाँ हस्ताक्षर कर रखे हैं, भारत ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये जो ट्रीटी है ये भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत इस संधि को नहीं मानता। तो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश्ड अफ्रीका फंड? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड, जिसे अपन कॉप कहते हैं, इसकी स्थापना की थी? तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलनों के तहत ये एक पहल की गई थी, जो राजीव गांधी जो जिस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे थे उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द रियलिस्ट स्कूल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंध नहीं है? तो जो आदर्शवादी हैं और यथार्थवाद से संबंधित उनका नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्फ्रेड जिरमन हो जाएगा, अल्फ्रेड जिरमन। केनेथ वाल्टेज है, हेनरी किसिंजर है, हंस जे मार्गेनथाउ है, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम का समर्थन करते हैं, और इनके द्वारा इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? की जो बुक्स हैं और उनके राइटर्स के नाम हैं वो यहाँ पर पूछे हैं। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रीडिंग, बिमल प्रसाद। इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, ए अप्पा दोराई। द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द मेकिंग ऑफ इंडियन, जे बंदोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रीडिंग,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विमल जालान इसके क्या, विमल प्रसाद इसके जो है राइटर नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन सा है? विच वन ऑफ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आप लोग जानते हैं कि 2011 में दक्षिणी सूडान, जो सूडान से अलग होकर नया देश बना था, तो इसको नवीनतम सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए ताकि हम लोग उसको समझ सकें। धन्यवाद।